नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल संघर्ष द स्ट्रगल और मैं हूं चंद्रशेखर। तो दोस्तों चलिए अब ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की सीरीज़ में आज हम बात करते हैं गंगा के मैदान की। तो गंगा के मैदान की बात करेंगे, तो गंगा के मैदान की जब बात करेंगे तो इसमें हम गंगा का ऊपरी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान पर खासकर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि गंगा का जो मैदान है, ये जो पीला क्षेत्र आप देख सकते हैं इस मैप में, पीला रंग कलर में, ये गंगा का मैदान है। और ये जो पूरा ये जो पिंक कलर में जो दिख रहा है वो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। और इंडिया में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो कुछ इस प्रकार है, लोहित से लेकर, लोहित नदी जहाँ से मिलती है ब्रह्मपुत्र में उसके बाद, और ये पूरा बांग्लादेश दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का वो मिलन स्थल भी है, जिसके कारण ये काफ़ी डूबा हुआ रहता है, बाढ़ प्रभावित रहता है। और ये यहाँ पर नदियाँ काफ़ी छोटी छोटी धाराओं में बट जाती है, जिसके कारण यहाँ ये काफ़ी दुर्गम भी हो जाता है। तो चलिए हम बात करते हैं आज पहले गंगा के मैदान की। पश्चिम से पूर्व की ओर इसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर 300 किलोमीटर। गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश तक विस्तृत है। यह मैदान हिमालय से निकलने वाली गंगा तथा इसकी सहायक नदियों, ये सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी आदि जैसी नदियां हैं, जिसकी निक्षेप क्रिया द्वारा बनाया गया है। अब ये निक्षेप क्रिया क्या है? यदि निक्षेप क्रिया के बारे में जानना चाहते हैं, मैदानों के बारे में कैसे बनता है, तो आप हमारा फिजिकल ज्योग्राफी सीरीज़ में आप देखेंगे, जिसमें नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों और मैदान जो 2 एपिसोड अलग अलग है, नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और मैदान, इनमें आपको इसके बारे में पता चलेगा, मैंने विस्तार से बताया हुआ है। दक्षिणी पठार से बहने वाली भी कुछ नदियां हैं, यानी कि अब देखिए भारत को यदि मूल रूप से 2 भागों में बांटा जाता है, एक तो उत्तरी मैदान और दूसरा दक्षिण भारत का पठार। दक्षिणी पठार से जो बहने वाली नदियां हैं उनमें चंबल, बेतवा, केन तथा सोन इसकी सहायक, तो इसमें भी योगदान है इस मैदान के निर्माण में, जिसमें कि चंबल, बेतवा तथा केन ये यमुना की सहायक नदी है और सोन गंगा की सहायक नदी है। सोन जो नदी है ये आरा के पास, ये पटना के पास, आरा एक छोटा सा शहर है जिसको आप पटना का एक सैटेलाइट सिटी मान सकते हैं, उपनगरीय क्षेत्र मान सकते हैं उसका, वहाँ पर इसका एक उसे मिलती है। इसका औसत ढाल जो है कितना है, दक्षिण पूर्व से 15 सेंटीमीटर है। और ये भाभर, तराई, भांगर, खादर, नदी तटबंध, रेत के टिब्बे, खोल, बिल नदियों के पुराने जलमार्ग तथा कटी फटी भूमि इस मैदान की भुआ करती है। इस सब जैसे भाभर, तराई, भांगर, खादर, इन सब के बारे में मैंने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों में इसको बारे में बताया है, अच्छे से डिस्कस किया है। यदि वहाँ से क्लियर ना हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं इस पर फिर से वीडियो बना सकता हूँ, बिल्कुल बना दूंगा। तो अब चलिए गंगा के मैदान को निम्न 3 भागों में बांट कर पढ़ते हैं जनरली, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान तथा निम्न गंगा का मैदान। तो अब देखते हैं कि गंगा का जो मैदान का जो विस्तार है वो उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल में है इसका। तो आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा अपर गंगा प्लेन, ये आपका वेस्टर्न यूपी जिसको बोलते हैं, वेस्टर्न यूपी, और ये बुंदेलखंड का जो इलाका है ये हुआ। और फिर है मिडिल गंगा प्लेन, जिसमें कि पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, मतलब पटना तक मान के चलिए इसको आप, पटना के आसपास। उसके बाद जो पटना से पूर्व की जो स्थिति है उसको लोअर गंगा प्लेन कहते हैं। इसमें हालांकि सिर्फ बंगाल को ही दिखाया है, जनरली अध्ययन में सिर्फ बंगाल को ही शामिल करते हैं, लेकिन लोअर गंगा प्लेन में यदि देखा जाए तो पटना का जो पटना से जो आगे जो पूर्वी हिस्सा है उसको लोअर गंगा प्लेन में ही रखा जाएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले गंगा के ऊपरी मैदान की। गंगा के ऊपरी मैदान के अंतर्गत गंगा, यमुना, दोआब, सहारनपुर, मेरठ, आगरा तथा बुंदेलखंड प्रभाग सम्मिलित हैं। एक एल डडले नाम के हुए भूगोलवेत्ता, उन्होंने 100 सेंटीमीटर की जो समवर्षा रेखा है, समवर्षा रेखा यानी कि एक समान वर्षा रेखा को इस प्रदेश की पूर्वी सीमा माना है। इसके पूर्व में 100 सेंटीमीटर से अधिक तथा पश्चिम में 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। इस मैदान के पश्चिम में गंगा, यमुना, दोआब है। और दोआब के बारे में यदि बात करें तो दोआब 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको दोआब कहा जाता है। दोआब के पूर्व में रोहेलखंड का मैदान है, जो लगभग 35,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। रोहेलखंड के पूर्व में अवध का मैदान, अवध के मैदान में बहने वाली मुख्य नदी घाघरा है। इसकी अन्य नदी गोमती, जिसकी धारा काफ़ी मंद होती है। गोमती जैसे देखिए, जिन नदियों की धारा मंद होती है चाहे वो विसर्पण करती है और
ऐसी नदियाँ जो कि सीधे पहाड़ से उतरकर मैदानों में पहुँच, बिल्कुल समतल मैदान में पहुँच जाती है, वो भी विसर्पण करती है। अब नदी विसर्प की बात करें, फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति वाले एपिसोड में आप उसको वहाँ से देख लेंगे। इसका सामान्य ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। गंगा तथा यमुना नदियों के अतिरिक्त काली, शारदा तथा रामगंगा नदी का जल प्रवाह होता है इस क्षेत्र में। गंगा के मैदान के इस भाग में यदि खेती की बात करें तो सबसे ज़्यादा गेहूँ, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, दलहन, तिलहन, चारा, सब्जी एवं फलों की खेती की जाती है। उसमें भी सबसे ज़्यादा गन्ना और गेहूँ, आप यदि देखें उस क्षेत्र को गन्ना बेल्ट या गेहूँ बेल्ट कहा जाता है, और ऐसे सोशली उसको एक खास कम्युनिटी जाटों के नाम पर उसे जाट बेल्ट या जाट लैंड भी कहा जाता है। हालांकि ऐसे नामों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। इस मैदान की मिट्टी जो है बहुत उपजाऊ है, जिसके कारण इस क्षेत्र में जो है जो हरित क्रांति रहा वो काफ़ी सफल रहा। और आप जब इस क्षेत्र में जाएंगे, घूमेंगे, देखेंगे तो यहाँ पर आपको औद्योगिकरण काफ़ी ज़्यादा औद्योगिकृत दिखेगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखिए कृषि मतलब काफ़ी विकसित है। जब कृषि विकसित है तो लोगों के पास अतिरिक्त उत्पादन होगा, अतिरिक्त उत्पादन होगा तो लोगों के पास बचत भी होगा, जब बचत होगा तो पूंजी होगी, और पूंजी किसी भी क्षेत्र के औद्योगिकरण के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है। चलिए अब बात करते हैं मध्य गंगा का मैदान की। अब ये जो क्षेत्र है आप देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में काफ़ी उतना ज़्यादा ये विकसित नहीं है। मध्य गंगा के मैदान में पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य के मैदानी भाग सम्मिलित हैं। यह विस्तार लगभग 1,44,000 वर्ग किलोमीटर में है। यह मैदान पश्चिम से पूर्व 600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण 330 किलोमीटर चौड़ा है। इसकी पश्चिमी सीमा 100 जो है 100 मीटर की समोच्च रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है, और पूर्वी सीमा 75 मीटर की समोच्च रेखा। इस मैदान में घाघरा, गंडक तथा कोसी नदियाँ गंगा की सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर बहने वाले लगभग सभी नदियाँ अपना मार्ग बदलती हैं। मैंने वैसे पहले ही कहा, यहाँ नदियों की गति मंद हो जाती है, सदा बाढ़ का खतरा बना रहता है। इस संदर्भ में कोसी नदी बहुत ही कुख्यात है। सबसे कुख्यात नदी कोसी है। कोसी जहाँ 1936 में बहती थी पूर्णिया के पास से, आज वहाँ से 96 किलोमीटर पश्चिम में है। ये आप समझ सकते हैं कितना रास्ता बदलती है। इस समतल मैदान पर इसका जल अपवाह हिमालय से निकलने वाली काली, शारदा, घाघरा, राप्ती, गंडक नदियों द्वारा होता है, जो कि गंगा की सहायक नदियाँ हैं। ये गंगा की सहायक नदियाँ इसमें उत्तर से आकर गंगा में मिलती हैं। और दक्षिण से मिलने वाली नदियों में कौन सी है? दक्षिण से मिलने वाली नदियाँ बहुत कम है। एक तो यमुना है, एक दूसरी कैन है, फिर एक कर्मनासा है और सोन। फिर आगे आपको दामोदर और अजय मिलेगा बंगाल में। तो चलिए अब आगे हम देखते हैं इसको फिर से एक बार इस मैप को देख लें। गंगा का अपर प्लेन, लोअर प्लेन और मिडिल प्लेन और ये लोअर प्लेन। और चलिए अब आगे हम देखते हैं गंगा का जो निचला मैदान है। पटना के पूरब में तथा पश्चिम बंगाल राज्य के मैदानी भाग में फैला हुआ गंगा का मैदान अत्यधिक उपजाऊ है, जिसका क्षेत्रफल 80,970 वर्ग किलोमीटर है। इस मैदान के निचले भाग में विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन स्थित है। नदी द्वारा जब मैदानी भाग की नदियाँ जब समुद्र में गिरती हैं तो वो डेल्टा बनाती है, वहीं जब पठारी क्षेत्र की नदियाँ और समुद्र में गिरती है तो वो एस्चुरी बनाती है। चलिए एस्चुरी और डेल्टा के बारे में कभी विस्तार से बताएंगे। इस क्षेत्र में जो दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र तथा इस प्रदेश में दार्जिलिंग के उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा पश्चिम में स्थित पुरुलिया जिले के अलावा संपूर्ण पश्चिम बंगाल सम्मिलित है। उत्तर दक्षिण दिशा में इसकी लंबाई 580 किलोमीटर तथा पूर्व पश्चिम इसकी जो चौड़ाई है ये 200 किलोमीटर के आसपास है। इसका कुल क्षेत्रफल 81,000 वर्ग किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम में यह 150 मीटर की समोच्च रेखा इसकी सीमा बनाती है। अब जलपाईगुड़ी में और तथा से दार्जिलिंग तक जो पर्वत का पदीय क्षेत्र है इसको द्वार कहा जाता है। राजमहल की पहाड़ियों के पास यह सकरा होकर बस 16 किलोमीटर के आसपास रह जाता है। ये साहिबगंज में गंगा झारखंड में भी है 11 किलोमीटर के लिए। यहाँ पर गंगा के मैदान की चौड़ाई लगभग 16 किलोमीटर के आसपास रह जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। निचले गंगा के मैदान के पश्चिमी भाग में छोटा नागपुर का पठार तथा पूर्वी भाग में तीस्ता तथा संकोस नदियाँ बहती हैं, जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। इस मैदान का सामान्य ढलान उत्तर से दक्षिण पूर्व की ओर है।
आपको बताते चलें कि तीस्ता भी कभी गंगा की सहायक नदी हुआ करती थी, अब ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मैंने जैसे कहा कि इस क्षेत्र की नदियाँ अपना रास्ता बदलती हैं, तो तीस्ता ने अपना रास्ता बदलकर गंगा छोड़कर वो ब्रह्मपुत्र में जा मिली, और वहीं ये कोसी जो है वो पूर्णिया से 96 किलोमीटर पूर्व पश्चिम की ओर चली गई। छोटा नागपुर के पूर्वी भाग में स्थित मैदान को राढ़ का मैदान कहा जाता है। लाल एवं पीली मिट्टी से ढके राढ़ के मैदान का ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। राढ़ के मैदान के उपजाऊ भूमि में चावल, मक्का, दलहन, तिलहन इत्यादि की खेती की जाती है। लेकिन इसके अलावा ये क्षेत्र जूट, गंगा का जो निचला मैदान है, जूट की कृषि के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा है। इस क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे कि जो बंगाल, अब इतिहास पढ़ेंगे तो बंगाल में जूट मिल बिना, आधुनिक भारत के इतिहास में जब बंगाल का इतिहास पढ़ेंगे तो बिना जूट मिल और उसके जुड़े जो आंदोलन है उसके बिना वो इतिहास पूरा नहीं होता है। डेल्टा के ऊपरी भाग में कहीं कहीं बलुआ टीले पाए जाते हैं और 10 से 12 मीटर ऊंचे होते हैं। कुछ निम्न भूभाग भी हैं जिन्हें बिल कहा जाता है। मुहाना प्रदेश पर समुद्र तट के साथ साथ दलदल भी होते हैं। ये सुंदरवन के क्षेत्र में काफ़ी ये दुर्गम क्षेत्र होता है। यहाँ पे एक बार मैप इसको फिर से देख लीजिए। ये रहा हमारा ब्रह्मपुत्र प्लेन, असम में पूरा फैला हुआ, तो ये रहा लोअर गंगा प्लेन। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो क्षेत्र है बंगाल का, ये आप इसको, ये गंगा के मैदान में नहीं, इसको यदि मैदान देखें तो ब्रह्मपुत्र के मैदान में आएंगे। हालांकि ये मैदानी नहीं, पहाड़ी हिस्सा है ये। गंगा के डेल्टा को सुंदरबन डेल्टा कहते हैं। इस डेल्टा में सुंदरी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति बहुतायत में उगती है। यह एक मैंग्रोव प्रजाति का एक वनस्पति है। विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वृक्षों का विस्तार सुंदरबन डेल्टा में पाया जाता है। जो सबसे बड़ा मैंग्रोव वन वो सुंदरबन है। चलिए इसी के साथ अब देखते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र जो नदी है वो अब तिब्बत के पास सिंगी खिंगन या फिर शेरमुख नाम के ग्लेशियर के पास से निकलती है। ये इसका सबसे अधिकांश हिस्सा तिब्बत, जो कि अब चीन के अधिकार क्षेत्र में है, तिब्बत में बहता है। और ब्रह्मपुत्र के मैदान को ब्रह्मपुत्र घाटी भी कहते हैं। इसका लगभग समस्त भाग असम में ही है, यानी कि भारत में जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है वो पूरा लगभग पूरा असम में ही है, इसलिए इसको असम का मैदान भी कहते हैं। यह मैदान जो है 3 ओर पर्वतों तथा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में है हिमालय की श्रृंखलाएं, पूर्व में पटकई तथा नागा श्रेणियाँ, और दक्षिण में गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ हैं। पश्चिम में बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा निम्न गंगा का मैदान इसकी सीमा निर्धारित करते हैं। यह एक लंबा सकरा मैदान है। पश्चिम में धुबरी से पूर्वोत्तर में सादिया तक लगभग 800 किलोमीटर लंबा है और 60 से 96 किलोमीटर तक चौड़ा। यह मैदान, इसका क्षेत्रफल लगभग 56,000 वर्ग किलोमीटर है। एक और बात यदि बात करें तो कहा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है साल में लगभग 8 बार, जी हाँ, साल में लगभग 8 बार यहाँ बाढ़ का सामना करना पड़ता है। इसका कारण है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो ग्लेशियरों से जो पानी पिघलता है गर्मियों में, वो भी उसकी भी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो तिब्बत का जो पूरा क्षेत्र है वो हिमालय क्षेत्र से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये था हमारा ये ब्रह्मपुत्र का मैदान। आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है, यहाँ से ये उसकी उत्पत्ति है और आगे यहाँ पर दिहांग और दिबांग नदियाँ मिलती है और यहाँ एक लोहित, फिर ये आगे आपका पूरा असम का जो क्षेत्र है इसको ब्रह्मपुत्र का मैदान है भारत में। बाकी अब ये आके बांग्लादेश में आके गिरती है ये जो गंगा की जो एक शाखा है पद्मा, और ये दोनों मिलकर यहाँ से आगे मेघना मिलती है और मेघना के नाम से यहाँ जानी जाती है। और ब्रह्मपुत्र को मेनली बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। यमुना, भारत में यमुना है और यहाँ जमुना, जामुन वाला जमुना। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं कि इस मैदान का जो निर्माण है ब्रह्मपुत्र था इसके सहायक नदियों द्वारा किया गया है। यह एक निम्न प्रदेश है जो पूर्व में 130 मीटर तथा पश्चिम में 30 मीटर ऊंचा है। इस मैदान का औसत ढाल 12 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। इस दिशा के उत्तरी भाग में ब्रह्मपुत्र तथा उसके सहायक नदियों ने जलोढ़ पंखों का निर्माण किया है। जलोढ़ पंख, जिसको एलुवियल फैंस बोलते हैं इंग्लिश में, का निर्माण किया है। ढाल कम होने के कारण यहाँ पर कई विसर्प बनते हैं जिससे निम्न भूमियों का निर्माण होता है, जिसे बिल कहते हैं। वर्षा ऋतु में ब्रह्मपुत्र नदी का पाट बहुत चौड़ा हो जाता है जिसके फलस्वरूप बाढ़ का मैदान बनता है। नदी धाराएं, ये जो नदी की धाराएं हैं कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और नदी द्वीपों का निर्माण होता है। आप जानना देखिए इसको, ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी है जो कि द्वीपों का निर्माण करती है। हालांकि
द्वीपों का निर्माण तो गंगा भी कहीं करती है, लेकिन वो काफ़ी छोटे होते हैं। गंगा भी द्वीपों का निर्माण करती है, ब्रह्मपुत्र बहुत ज़्यादा करती है, नील नदी हो या फिर अमेजोन हो, ये लोग भी द्वीपों का निर्माण करते हैं। लेकिन यहाँ का जो है द्वीप बहुत बड़ा बड़ा होता है। और माजुली द्वीप जो है दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम का एक जिला भी है। यानी कि माजुली द्वीप जो है, माजुली एक जिला भी है। तो दोस्तों ये था आज हमारा गंगा का मैदान। गंगा के मैदान के बहाने हमने ब्रह्मपुत्र का मैदान भी पढ़ लिया। गंगा के मैदान को मैंने 3 भागों में बांटते हैं, निचला गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और ऊपरी गंगा का मैदान। तो ये था हमारा आज का गंगा का मैदान। इससे रिलेटेड यदि कोई सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और नहीं हो तो अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हो सके तो शेयर कीजिए। मिलते हैं तब तक अगले एपिसोड में, तब तक के लिए